जी हाँ, नमस्कार मित्रों। तो यूपीएससी 2027, 28, 29 मतलब सभी के लिए स्ट्रेटेजी वे फॉरवर्ड, जिसमें बुक लिस्ट, रिसोर्स लिस्ट की हम बात करेंगे और इस 2026 के कठिन पेपर के बाद तैयारी में क्या बदलाव करने हैं, वो दोनों चीज़ों पर हम बात करेंगे सभी सब्जेक्ट के टॉप एजुकेटर्स के साथ। शुरुआत में कुछ बुनियादी बातें देखिए। इस बार मतलब बहुत टफ पेपर निकला है बच्चों। व्हाट अ टफ पेपर, हम आपके साथ हैं, हम आपके लिए जान दे देंगे, हमारे माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी कोई नहीं है। ऐसी हम सिंपथी बेटिंग नहीं करते। प्योर एंड सिंपल बात है, कितना पढ़ाया था और आगे आपको और कितना पढ़ना है। हम भी अपना मटेरियल अपडेट करने वाले हैं एज पर द ट्रेंड। तो सीधी और स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारी बात होगी। सिंपथी बेटिंग वीडियो से आप व्यूज दे रहे हैं, अपना डेटा बर्बाद कर रहे हैं। गिरे हो, वापस खड़े हो, आगे बढ़ो, यही जीवन मंत्र रहना चाहिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। अब देखिए, बैच का तो ऐसा है कि बैच आते जाते रहते हैं। आपका कमिटमेंट हमें पहले चाहिए कि आज मान लो क्लास होगा, 5,000 लोग होंगे, 3 महीने बाद 1,000 बचेंगे, 6 महीने बाद 500 बचेंगे, करते ड्रॉप होते हैं। आखिर तक जो लास्ट मैन स्टैंडिंग है उसी का कल्याण होना है। मतलब फीस देने से काम नहीं होगा, आपका खुद का कमिटमेंट उससे ज्यादा प्रेशियस हमें चाहिए। ये एक बात है। डेडलाइन लेके चलो जो हमेशा से शाश्वत है। अभी मई है, ठीक है, आप कुछ दिन देख लो। जून महीने से सीरियस पढ़ाई आप शुरू ही करोगे तो दिसंबर तक सिलेबस जितना मैक्सिमम कंप्लीट हो जाए, इंक्लूडिंग ऑप्शनल सब्जेक्ट और उसके नोट्स मेकिंग। फिर जो थोड़ा बहुत बचता है जीएस का, फरवरी तक आप और कंप्लीट करने की कोशिश करें 2027 में। उसके बाद मार्च, अप्रैल, मई में सीसेट रिवीजन, मॉक टेस्ट, ये सब आपको लगाने हैं। मई महीने में आखिरी हफ्ते तक परीक्षा आ जाती है। उसके बाद अगस्त में मेंस एग्जाम आ जाती है। इन दोनों के बीच आप देखते हैं मुश्किल से 2-3 महीनों का अंतर होता है। तो पहले से इस कारण से हम बोल रहे हैं कि आपको प्रीलिम कम मेंस तैयारी करनी होगी। उस वक्त सिर्फ रिसर्च वगैरह, वैल्यू एडिशन, रिवीजन, ये सब हो सकता है। अब 2027 की स्ट्रेटेजी में देखिए, कुछ तो बुनियादी शाश्वत चीजें हैं जो हमेशा आपको करनी है और कुछ नई चीजें हैं जो 2026 के ट्रेंड के मुताबिक आपको नई चीजें करनी होंगी। अब यहाँ पर हम सब्जेक्ट वाइज बातें करेंगे, चाहे ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, हिस्ट्री वगैरह। देखिए, बुनियादी चीजें जो हमेशा से रही हैं और आगे भी रहेंगी, आपकी बुनियाद होगी एनसीईआरटी, उसके ऊपर एडवांस बुक्स, करंट इश्यूज, प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट, ये सब। उसके अलावा कोई भी चीकनी चुपड़ी बातें, फैंसी कीवर्ड के ये चीज वो चीज, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू। नाउ स्टार्टिंग विद ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट। उसमें रिसोर्स रिस्क की मतलब कौन सी किताब से क्या करें, उस पर तो हम टिप्पणी करेंगे ही, चर्चा करेंगे ही। लेकिन सबसे पहले मैं सुदर्शन सर से जानना चाहूंगा कि सर, अब तक क्या ट्रेंड था, अब क्या नया बदलाव आया है, तैयारी में, किताबों में क्या बदलाव किया जाए सर, प्लीज। सर मतलब कल का जो पेपर था, मतलब जो रिसेंटली एग्जाम हुआ, उसमें एक्चुअल में कुछ सब्जेक्ट नो डाउट थोड़े टफ भी थे, कुछ अतरंगी कहीं ना कहीं सवाल थे। बट अगर मैं ज्योग्राफी को कंपेयर करूँ तो उन सब्जेक्ट के कंपैरिजन में चीज़ें थोड़ी डुएबल थी। पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, उन्होंने क्वेश्चन उठाने की जो जगह है वो थोड़ी सी बदल दी। पिछले कुछ सालों को अगर हम देखेंगे तो सब लोग बोल रहे हैं क्लास 11 की एनसीईआरटी काम की है। 11 की एनसीईआरटी में दो एनसीईआरटीज होती हैं, फिजिकल ज्योग्राफी की और एक इंडियन ज्योग्राफी की। ज्यादातर मैक्सिमम क्वेश्चन फिजिकल ज्योग्राफी की एनसीईआरटी से आते हैं, ये ट्रेंड था। पर इसका ये मतलब नहीं कि हम इंडियन ज्योग्राफी नहीं पढ़ते हैं, ये भी पढ़ रहे होते हैं। पर चूंकि इस बार फिजिकल ज्योग्राफी की एनसीईआरटी से कुछ नहीं मिल रहा है, चीजें इंडियन ज्योग्राफी की तरफ चली गई। तो ऐसा नहीं है कि हमें पहले से पता नहीं था। तो एनसीईआरटी का वेटेज अगर कहीं पर है तो इस बार इंडियन ज्योग्राफी की तरफ उन्होंने शिफ्ट किया है। बट सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के बेस से नहीं सॉल्व होंगे, चीजें उन्होंने थोड़ी सी चेंज की हुई है। क्या की हुई है मैं बताता हूँ। जैसे अभी मैं बता रहा था कि फिजिकल ज्योग्राफी का वेटेज पहले ज्यादा हाई बोल रहे थे हम, अब इस बार नहीं आया। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि अब तो ट्रेंड चेंज हो गया। दिस इज ज्योग्राफी, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। एक स्टेटमेंट फिजिकल का भी दिख सकता है। तो आप आगे की तैयारी अपनी इसी तरह से करें कि भाई मुझे ज्योग्राफी तैयार करनी है, न कि सिर्फ इंडियन में भागूं, न कि सिर्फ मैं मैपिंग में भागूं, न कि सिर्फ फिजिकल, सारे करने पड़ेंगे। ये सत्य है। हर साल पेपर शॉक देता है, कभी स्टेटमेंट के फॉर्म में तो कभी लेंथ के फॉर्म में। तो उस तरह से अपने को ध्यान रखना होगा। इट मीन्स दैट एनसीईआरटी का वेटेज हाई था, अभी भी रेलेवेंट है, मेरा ये मानना है। मैपिंग पहले पूछी जाती थी, लेकिन धीरे धीरे फिर से वो कोर पार्ट बन रहा है। आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स क्वेश्चंस की मदद से, तो आपको चीजें समझ आएंगी। कुछ क्वेश्चन जो है हम बोलते थे कि डायरेक्ट सोर्सेस से आ गए, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन आ गई। इस बार कहोगे कि एनसीईआरटी से आया, लेकिन बिना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के, बिना एनालिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। पोर्ट्स पता है कि पोर्ट है केरला का, अगर उसका सिग्निफिकेंस, उसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट नहीं समझ में आएगा, तो आप सोचो कि मेरी लाइन बाय लाइन एग्जाम में आ जाए, तो तुम आज से तैयारी मत करना। मैं फिर अच्छे से कह रहा हूं, थोड़ा बुरा लगेगा। आपको तैयार होना पड़ेगा, जो डिमांड है उसके हिसाब से।
ये या तो स्वीकारने वाली बात हो गई, मतलब बाइनरी नंबर जो होते हैं 1 और 0 होते हैं, या तो 1 है या 0 है, इट्स अप टू यू। अगर 1 में जा रहे हैं, मतलब चीजें अगर करनी है तो थोड़ी सच्चाई को अपनाना पड़ेगा। मैं सर कुछ अगली स्लाइड में एक दो चीजें वहीं से होगा वो सर, एक बार नहीं, हाँ, इधर से अगर मैं देखूं तो लास्ट ईयर डायरेक्ट जैसे मैपिंग का था कि भाई एंडीज माउंटेन जो है कौन कौन से देशों से मिल रहा है, तंगनाइका का लेक पूछ लिया, कॉन्टिनेंट ट्रिप्सोरी के एविडेंस, डायरेक्ट एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। अब प्रॉब्लम यही हुई ना कि 2024 का जिसने आइडियल बना लिया, 25 का बना लिया, उसके लिए तो भयंकर टफ हो गया इस बार का पेपर। लेकिन जिसने 2023 का पेपर देख के अच्छे से गया था, उसके लिए था कि भाई चीजें ऐसी भी आ सकती है। तो लोग कहते हैं ना पीवाईक्यूज क्यों काम किए जाते हैं, वो यही लर्निंग दे रहे होते हैं कि हर बार एक 2-3 साल में एक शॉक इफेक्ट बड़ा सा आता है, जो इस बार 26 का था। सो हमें ठीक से पढ़ना पड़ेगा। अब फैक्ट के नाम पे उन्होंने नॉर्मली स्टेटमेंट में नॉट करेक्ट दिया, थोड़े से ट्रैप लगाए। अंडमान निकोबार के क्लाइमेटिक स्थिति पूछ ली। जनरली नॉर्मली बच्चे क्या पढ़ रहे होते हैं, अंडमान निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल होता है, काम खत्म। वहां का क्लाइमेट पढ़ना पड़ेगा। मानसून अगर आप इंडिया का पढ़ रहे हो तो अंडमान निकोबार का तो पढ़ोगे ही ना, मतलब बहुत बेसिक चीजें हैं। पेनिनसुलर ब्लॉक, नदियां पढ़ ले रहे हैं लेकिन नदियों का निर्माण कैसे हुआ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो हमें पढ़ना पड़ेगा। तो उन्होंने थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बनाया। सो ज्योग्राफी का अगर आप शांति से, उस टाइम तो मोमेंट में नहीं समझ आती, लेकिन अभी आप पेपर 1-2 दिन बाद और देखोगे, यू विल रियलाइज बहुत दायरे में थी चीजें। मैं ये नहीं कहूंगा सारे क्वेश्चन बन जाने चाहिए थे, लेकिन 70-75% डुएबल थे क्वेश्चन जो पुराने एस्पेक्ट्स में आए थे, लेकिन तरीकों पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद में जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपसे कहूं कि ये क्वेश्चन था इस बार का कि नदियों का था। लोग कहते हैं नदियां नदियां पढ़नी है, लिस्ट पढ़ के कुछ नहीं होगा, आपको मैपिंग आनी पड़ेगी। वो बोल रहा है कि देखो 3 देशों से गुजरती हुई नदी, द वर्ड हैज एंटीसीडेंट ड्रेनेज। ये कोई नया शब्द नहीं है यूपीएससी की प्रिपरेशन में, ये डिस्कस कर रहे होते हैं, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। बट अगर चीजें याद नहीं होगी, एनालिटिकल चीजें नहीं याद होंगी आपको, तो फिर प्रॉब्लम है। क्यों हम ये मेहनत कर रहे होते हैं क्लास में, क्यों बच्चे बैठ बैठ के 2-2 3-3 घंटे कर रहे होते हैं? क्योंकि पता है, सच्चाई पता है कि इनके लेवल पे किसी भी प्रकार से क्वेश्चन उठाया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद में इसमें एक स्टेटमेंट है कि इट फ्लोज थ्रू 3 कंट्रीज, मतलब ये सारी नदियों के बारे में आपको पता भी होना चाहिए कि फ्लो कौन कौन से देशों में। तीस्ता को अगर देखोगे कि 2 ही देश में जा रही, तो वहां से कनेक्टिविटी बन जाएगी। जैसे ये क्वेश्चन है कि लोग कह रहे हैं मैपिंग 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 का पैटर्न देखो कैसे चेंज आया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सबको पता था, एक एक बच्चे को पता था कि इस बार, मतलब कोई हिस्ट्री के शिक्षक, पॉलिटी के शिक्षक से भी पूछूंगा, बता देगा बेटा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पढ़ के जाना, कुछ आएगा वहां से। तरीका लेकिन अलग प्रकार का आ गया, क्या कि कौन से देश वहां से गुजर के जाना ही पड़ेगा। मतलब फिर से आपको वहां की लोकेशन, हवाबाजी में कुछ नहीं होगा, बैठ के समय देना पड़ेगा। अगर इन सब चीजों के लिए तैयार हैं हम, तो ही हमें इस प्रिपरेशन में आना चाहिए। एक आध एग्जाम्पल और देना चाहूंगा, जैसे मैं पेनिनसुला की बात कर रहा था कि नदियां पेनिनसुला में है। अब ये कोई मैंने नई चीज ऐसी नहीं पढ़ाई आपको, ये एनसीईआरटी में है, बट लाइन जब पढ़ोगे समझ नहीं आएगी आप। ये पूरा एनालिटिकल अप्रोच आना पड़ेगा, तब जाकर वो समझ आती है कि नदी ऐसी क्यों गई, उधर ही क्यों गई। तो ये सारी चीजें अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। वेलिकोंडा हिल्स, महेंद्रगिरी हिल्स, कई बार हो सकता है किताबों में ना मिले, या मिल भी जाए, याद होना चाहिए कि कहां पर है, उनका किस टाइप का पैटर्न है, वो रेसिडुअल क्यों है। तो ये सब आपको, मेरे हिसाब से, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सेल्फ स्टडी में नहीं आएगा, हो सकता है टाइम लग जाए। ये एनालिसिस आपको एक अनुभवी शिक्षकों के द्वारा बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, आपका समय बचा देगा। सर ने स्टार्टिंग में कहा था बहुत ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, टाइम 6 महीने में अभी आप खुद देखोगे, सिलेबस पूरा जब देखोगे इतना ज्यादा समय है, मतलब इतना बड़ा सिलेबस है कि समय कम पड़ने वाला है, तब फिर हमें जरूरत पड़ती है गाइडेंस की। इसीलिए ये सब चीजों की रेलेवेंसी होती है। जी सर। तो सर ज्योग्राफी की ये बात हुई, इसी प्रकार से एनवायरनमेंट के अंदर भी अलग अलग चीजें, जैसे सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और चीजें जो अब पूछी। सर इसका एग्जांपल उस टाइम याद आया, आपने कहा कि स्टार्टिंग में बच्चे 1000 बच्चे होते हैं, फिर 2-3 महीने में या 1-2 हफ्ते में कोर्स के बाद फिर 500 हो जाते हैं, और फिर ये जो है धीरे धीरे करके मान लो 50 बचते हैं। ये नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये मिशन एक्चुअल में नेशनल एक्शन जो प्लान होता है इंडिया का, उसके अंतर्गत 8 से 9 मिशन के अंतर्गत एक है। मेरी इन्वायरमेंट की क्लास में सर आप बिलीव नहीं करेंगे, ये करीब करीब 35 क्लासेस के बाद आता है, मतलब 70-80 घंटे के बाद आता है ये। अब लगभग बच्चे शुरुआत में मान लो थोड़ा दिन पढ़ा, इधर उधर बहाने करके गायब। अब ये क्लासेस की अगर चीजें हैं, तो अब वो इंतजार करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी तैयार होना पड़ेगा भाई। मतलब मैं ये नहीं कि अनअकैडमी ज्वाइन कर लो सारा चीज हो जाएगा। अनअकैडमी आप तभी ज्वाइन करना मैं तो कहूँगा जब तुम्हारे पास उतनी हिम्मत है कि जब जो सर पढ़ा रहे हैं उतनी देर आप बैठना पड़ेगा भाई। अगर सर रोज आ रहे हैं तो आपको भी रोज आना पड़ेगा। अगर टीचर्स अपने सब कुछ दाव पे लगा के, पूरा समय लगा के आपके लिए बैठे हैं 24-24 घंटे, मतलब अभी देखना आप कितनी मैराथन्स और कितना सारा कंटेंट जो है प्रोवाइड करने की हमने कोशिश करी, उस लेवल की आपको मेहनत करनी पड़ेगी तब जाकर, और 10-15-18 महीने घिसना पड़ेगा। और ये जरूरी है, समय की डिमांड है ये, जब एजुकेटर को पता है तो आपको भी पता होना होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं सर।
जो कनेक्टिविटी के साथ हमें ढंग से ही पढ़नी पड़ेगी मेरे हिसाब से। यस सर, मतलब ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के अलग अलग जो रिसोर्सेज जो बच्चे देखते हैं पढ़ते हैं, उस पर आप कुछ टिप्पणी करना चाहें? रिसोर्सेज आर फिक्स्ड, मतलब ऐसा नहीं है कि इस बार से कोई नए रिसोर्स है या कोई नई किताब का जन्म हो जाएगा। वही है, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी हमें पढ़नी पड़ेगी, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़नी पड़ेगी। मैपिंग को हमेशा इंस्टेड ऑफ शीट के उसमें कि मैंने बस लाइन बाय लाइन रट लिया, नहीं, आपको इमेजिनेशन करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट पर काम करना। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, याद है कि नहीं तुम्हें। कितना ही मैं पढ़ा दूं, लेकिन अगर याद नहीं होगा तो कुछ नहीं होना है ज्योग्राफी में, मैं तो स्पष्ट आपसे कह रहा हूं। तो कहीं से भी पढ़ो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट एक टेस्टिंग वाला एक वो पैटर्न लगा लो कि मास्टर याद करा रहा है कि नहीं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। और वो मैं तुमको तो करा के दूंगा, ये मैं तुम्हें आज मतलब प्रॉमिस कर सकता हूँ। वैसे तो पता ही है जो बच्चे पढ़ रहे हैं कि याद जरूर कराऊंगा वैसे। और इसमें भी मित्रों आप कुछ नेगेटिविटी देखेंगे कि देखो एनसीईआरटी से कुछ नहीं पूछा, वो पूछा है पर वो 2-3 लेयर का एनालिसिस आपको पूछा गया है, जो एक टीचर आपकी मदद करता है। और ज्योग्राफी ऐसी नहीं है कि सिर्फ प्रीलिम्स में आती है, मेंस में भी। अदर मेंस में तो आजकल सर ऑप्शनल लेवल की चीजें पूछी जा रही है, तो एक मंजे हुए आप टीचर से पढ़े। सुदर्शन सर अच्छी बात क्या है कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों का वही पढ़ाते हैं। यूजुअली दिल्ली ऑफलाइन वगैरह में क्या होता है, आधा एक पढ़ाएगा आधा दूसरा पढ़ाएगा, तो बहुत सारा ओवरलैपिंग होगा, तो कोर्स ही लंबा खींचता है, तो अपने आप आपकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। सो दैट इज रिड्यूस्ड हियर। उसी प्रकार सर एनवायरनमेंट के रिसोर्सेज जो एनवायरनमेंट में सर, रिसोर्स में जैसे क्वेश्चन हम देखें तो बहुत चेंजेस नहीं आए, करंट अफेयर्स ही आया है। लेकिन रिसोर्स से ज़्यादा मैं बात करूंगा कि अगर आपका टेम्परामेंट बहुत अच्छा है, शांति है, तो आप ट्रैप्स पकड़ पाओगे। अगर मान लो 10-12 का सवाल आ रहे हैं, 10 भी सवाल आ रहे हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे सवाल हैं। हमेशा की तरह आप 4-5 सवाल ही करें, और ज़रूरत भी उतनी है, बाकी सब में परेशान होना नहीं है। बेसिक अपने रिसोर्सेज रखें, जबरदस्ती की बात ना सुने कि नेशनल पार्क से क्वेश्चन नहीं आते। सर 3 साल से नहीं आ रहे थे, इस बार आ गया। 3 साल से नहीं आ रहे थे तो लोगों ने वो चीट कोड्स बना दिए थे, अपने शीट्स बना दी, वायरल कर दी, नहीं आता, बट आया। मैं तो पढ़ा रहा था, मेरे बच्चे पढ़े भी हैं। जरूरी है, क्योंकि दिख रहा है कि जो आना है वो आएगा, उसको कोई ऐसे रंग बदलता है यूपीएससी। ये सब छोटी बुद्धि से काम ना करें मित्रों, और सीरियस आपको पढ़ाई करनी है। मतलब ऐसा नहीं कि 10-10, 20-20 घंटे के रिकॉर्डेड कोर्सेज आपको मिल गए और इससे कल्याण नहीं होना है। लाइव क्लासेस और लॉन्ग ड्यूरेशन के 40 घंटे 80 घंटे के पूरी प्रॉपर सीरीज चलती है। एनवायरमेंट दूसरी जगह 10-15 लेक्चर में खत्म कर, सुदर्शन सर अभी जो बता रहे 35 लेक्चर तक तपस्या तो करनी पड़ेगी भाई, जितना पूछा जाता है। हाँ भाई। और ऐसे ही सीरियस लोग जो सिलेक्ट हो रहे हैं वो तो मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो ऑल इंडिया रैंक 1 हो, डॉक्टर अनुज अग्निहोत्री, या हिंदी माध्यम से रविराज जी जो इनका रैंक 20 हासिल हुआ 2025 की हम बात करें। ये सभी अन अकेडमी के ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के लर्नर्स थे, पेड लर्नर्स थे। मतलब फ्री मॉक इंटरव्यू, फ्री मॉक टेस्ट, ये सब हम क्लेम नहीं करें, सिर्फ पेड लर्नर्स। ऐसे 109 प्लस हमारे रैंकर्स हैं। तो आप जुड़िए, मतलब सीरियस लोग तो जुड़ ही सकते हैं, आप जुड़िए तो आपका भी कुछ भला हो सके। जहाँ तक फीस वगैरह की बातें ऊपर नीचे चलती रहती है, अभी ये आपको मिल रहा है 16,999 में, हालांकि इससे नीचे कभी जाता नहीं है। और इसमें भी अप टू 12 मंथ एक्सटेंशन डिपेंड करता है कब आप कितना लॉन्ग ड्यूरेशन ले रहे हैं। जैसा कि सुदर्शन सर ने बताया कि कॉलेज के विद्यार्थी सेमेस्टर एग्जाम वगैरह के चलते बीच बीच में ड्रॉप हो जाते हैं, तो मेरी पर्सनल सलाह ये है कि 12 मंथ तो बराबर है, पर 15 या 18 में आप जाएंगे तो बीच में वो बैकलॉग वाली चीज़ों को भी आप हैंडल कर पाएंगे। तो जो लोग खासकर 2028 की तैयारी करें, 29 गो फॉर, सुकून से आप पढ़िए। सर इसमें आप कुछ ऐड करना चाहिए? इसमें 2 बातें मैं बहुत क्लियर करूंगा। ये ऑफर अगर मान लो बाद में भी आप वीडियो देख रहे हो, एक बार लिंक पे जरूर क्लिक कर लेना, क्योंकि अनअकैडमी का हमेशा से मोटिव रहा है कि कम प्राइसेस में आपको, कम अमाउंट में आपको बेस्ट टीचिंग दे, बेस्ट लर्निंग दे। मतलब मैं तो इस थॉट से पढ़ा रहा होता हूँ कि दिल्ली में बैठा बच्चा पछताना चाहिए कि मेरे 3 लाख क्यों खराब हो गए। मतलब मैं इस लेवल का आपको पढ़ा जाऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस फाउंडेशन कोर्स, ये फाउंडेशन कोर्स का मतलब गलत मत समझना कि बेसिक ही पढ़ाएंगे, जीरो से पढ़ाएंगे। इंटीग्रेटेड कोर्स है ये, प्रीलिम्स भी आएगा इसमें, मेंस भी आएगा, आंसर राइटिंग भी आएगी, सारी चीज आएगी, सब कुछ होगा इसमें। लेकिन सब्सक्रिप्शन में कुछ चीजें हैं सर, जैसे मैं बताना चाहूंगा प्लस एंड आइकॉनिक का डिफरेंस, कि जो है ये तो नए बैचेस भी जो है जो चालू हो रहे हैं 31 मई से। 3-4 दिन सुकून से आप शांति से अपना जितना भी समय लेना है लो, और उसके बाद ये बैचेस को ज्वाइन करो। हिंदी मीडियम, बायलिंगुअल सब मिलेंगे। सब्सक्रिप्शन में 2 सब्सक्रिप्शन होते हैं, जो सारी क्लासेस, बैचेस, सारे टीचर्स का एक्सपीरियंस सब कुछ आपको मिल जाएगा, पढ़ाई लिखाई सब हो जाएगी। लेकिन कई बार कुछ बच्चों को लगता है कि टीचर्स के नोट्स तो हैं, मुझे कुछ बुकलेट्स भी मिल जाए। तो अगर बुकलेट चाहिए, मुझे एक मेंटोर मिल जाए, मेंटोर भी अगर चाहिए, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस टीचर्स तो करा रहे हैं, लेकिन आपको एक अलग से जो मेंटोर्स हैं उनके थ्रू अगर मिल जाए सारी चीजें, तो उसके लिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। तो ये 2-3-4 जो अलग से वैल्यू एडिशन आप लोग ले सकते हैं, लाइक आंसर राइटिंग, एक पूरा मेंस के जो अपीयर्ड हो चुके हैं ऐसे मेंटोर्स जो आपको बता सके प्लानिंग, ये सारी चीजें। और उसके साथ आपको लगता है कि नहीं सर मुझे ऑप्शनल की भी साथ में तैयारी करनी है, तो एक सब्सक्रिप्शन होता है कॉम्बो। ध्यान रखना दोनों को मिला के पैसा ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा डबल टिबल हो जाएगा, उसके हिसाब से कम ही रखा गया है। तो
सही जगह से सही समय पे और सही तरीके से पढ़ो। कोई बड़े शहर में जाने की जरूरत नहीं, शुद्ध हवा में पढ़ो, घर का अच्छा खाना खाओ, एक रूम, एक इंटरनेट और बेस्ट एजुकेटर के साथ अपनी तैयारी आज से आप शुरू कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। सुदर्शन सर ने ज्योग्राफी एनवायरनमेंट की बात की, इसके अलावा डिटेल में इसकी खुद प्रॉपर आंसर की और स्ट्रेटेजी सर ने अपने चैनल पे बनाई है, उसका भी आप जरूर से सुकून से पढ़ना। अभी हम आगे बढ़ते हैं। आई रिक्वेस्ट पॉलिटी गवर्नेंस, उसमें तैयारी में क्या नई बात करनी होगी, कैसे चीज़ें चेंजेस हुई, हम जानना चाहेंगे डॉक्टर सिद्धार्थ अरोड़ा सर से। कि सर रिसोर्सेज पर तो हम आते ही हैं कि क्या कहाँ पढ़ना था, कितना उपयोगी था, बट इफ यू कुड प्लीज एनलाइटन अस, कैसे बदला है? बिल्कुल सर, मैं इसको 3 फेजेस में बताता हूँ। ये 3 फेजेस एक्चुअली ब्रॉडली तो नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि कल का दिन ही मैं एक अलग फेज मानूंगा, क्योंकि 24 मई 2026 को यूपीएससी ने वो करके दिखा दिया है जिसको मैं बोलता हूँ कि एक नया फेज स्टार्ट हो गया। तो फॉर टाइम बीइंग मैं इसको मान के चलता हूँ कि लेट्स पहले उससे रिवाइंड करते हैं एंड लेट्स गो एंड विजिट सम पास्ट इवेंट्स। तो अगर मैं 2021 तक देखता हूँ तो सब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पेपर आता था, और बहुत सिंपल का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आता था। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 17 क्या है, तो नीचे लिखा होगा एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, खत्म, दैट्स इट, तुम्हारे मार्क्स मिल गए। स्ट्रेट फॉरवर्ड था, पढ़ना पड़ता था लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड था। कैग को कैसे रिमूव करते हैं, कौन सी मेजोरिटीज है, स्पेशल मेजोरिटीज है, हो गया जी, तुम्हारे मार्क्स हो गए। आई एम नॉट सेइंग कि वो इजी था, बट वो स्ट्रेट फॉरवर्ड था, और इसीलिए ज्यादातर लक्ष्मीकांत इतनी फेमस हो गई थी, क्योंकि लक्ष्मीकांत लोग उठाते थे, एनसीईआरटी उठाते थे और लोग पास हो जाते थे। दैट वाज वन ऑफ द रीजंस व्हाई लक्ष्मीकांत इतनी फेमस हो गई थी, एंड दैट वाज वन ऑफ द रीजंस कि लोगों को लगा लक्ष्मीकांत ही पॉलिटी है, जो कि बहुत टाइम के बाद यूपीएससी ने गड़बड़ करनी स्टार्ट कर दी। इनफैक्ट सब कुछ चेंज कर दिया स्टार्टिंग फ्रॉम 2021 ऑनवर्ड्स। 2021 ऑनवर्ड्स में यूपीएससी ने अचानक कॉन्स्टिट्यूशन पर फोकस करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि प्योर सोर्स। आपको सब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें एब्सोल्युटली कॉपी पेस्ट करके कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल डाल दिए गए, एकदम कॉपी पेस्ट, कार्बन कॉपी कर दिया गया। तो यानी कि लक्ष्मीकांत हो गया कम, एनसीईआरटी भी हो गया कम, और ज्यादातर आ गया कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें मैं देखना चाहूंगा, अगर हमारे पास पॉसिबल है तो मैं एक क्वेश्चन दिखाना चाहूंगा ऑफ 2021। सो 2021 का जो पैटर्न था यहां से आया। सो जो क्वेश्चन था, तो 2021 में जुडिशियल कस्टडी और परोल और इस तरह के सारे शब्द डाल दिए गए, राइट। सो ये सारे के सारे शब्द इसमें डाल दिए गए, और राइट, तो ये क्वेश्चन डाल दिया गया, विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब ये सर एक कंप्लीटली वकालत वाला क्वेश्चन है, इसमें कोई भी कॉन्टेक्स्ट ऐसा नहीं है। व्हेन अ प्रिजनर मेक्स आउट सफिशिएंट केस, तो परोल मिलता है कि नहीं मिलता। लोग बर्बाद हो गए इस क्वेश्चन को देखकर, क्योंकि उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी कभी क्वेश्चन आ सकता है। और फिर दे स्टार्टेड कमिंग टू अस, और मजेदार बात है उसी साल उन्होंने पूछा जेसी क्या होता है, पीसी क्या होता है। मुझे ऐसा लग रहा था कि यूपीएससी से थोड़ी सी गलती हो गई, क्योंकि उनको लगने लगा सारे आईएएस एस्पिरेंट्स काला कोट पहन के बैठे हुए, बिकॉज ये प्योर वकालत वाले क्वेश्चन थे। लेकिन यूपीएससी ने ट्रेंड चेंज कर दिया था, देयर वॉज नो गोइंग बैक अबाउट इट। अब वो ट्रेंड चेंज हो गया था, दिस वॉज इट। और सर फिर आया 24 में, यानी कि कल। अब कल इन्होंने जो किया है वो है केस स्टडीज इन द नेम ऑफ पॉलिटी। इन्होंने एथिक्स पूछा है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पूछा है। इट हैज नो प्लेस इन प्रीलिम्स। मैं फिर बोलता हूं, ये मेंस में पूछा जाता है। पूरा का पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस अगर आप खोल के देख लो, वहां पे कहीं नहीं लिखा हुआ कि वो केस स्टडी, एथिक्स या पबैट पूछ सकते। मुझे उम्मीद है कि इसमें कुछ चेंजेस यूपीएससी खुद लाएगा, नहीं भी लाएगा अभी मैं इसको ट्रेंड नहीं मान सकता। अभी के लिए मैं ये बात बोल रहा हूं कि लेट्स फोकस ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, लेट्स फोकस ऑन लॉ एंड कंटिन्यू स्टडिंग जिस तरह से अभी तक चल रहा है। तो जी सर, यानी मित्रों, और सिर्फ आप पॉलिटो ऐसा आइसोलेशन में ना देखें कि प्रीलिम का ये पेपर, यू हैव टू स्टडी ऑल दिस थिंग्स फॉर द मेंस आल्सो। यस, तो शॉर्टकट नहीं, अब ये नहीं देखना है, वो नहीं देखना है। तो सर ये सब चल रहे थे, आप सिंपल क्वेश्चंस की आपने बात की कि कैसे ये सब एथिक्स के केस स्टडीज टाइप के प्रश्न प्रीलिम्स में पूछने लगे। बिल्कुल सर। अब ये देखिए सर, ये पूरा ये एक क्वेश्चन है, ये एक सवाल है, राइट। सो ऑटोमेटिकली मुझे नहीं लगता
कि हमें इस ट्रेंड को देखकर अपने बेसिक्स को छोड़ने हैं। जिस तरह से पढ़ रहे थे वही तरीका है, दैट इज द बेस्ट स्टेप पॉसिबल। वही प्रिपरेशन होगी, पॉलिटी वैसा ही रहेगा, लॉ वैसा ही पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन वैसा ही पढ़ना है। फॉर द टाइम बिंग इसको एक्सेप्शन मानकर रखा जा सकता है। यस सर, उसी तरह ये सब ये वाला भी एग्जैक्टली सारी केस जी। स्टडीज का ये। तो सर अब आप रिसोर्सेज पर कुछ टिप्पणी कर पाए, क्या नया पढ़ना है, क्या इग्नोर करना है? बहुत सारे लोगों को सर ये लगता है कि लक्ष्मीकांत, अब ये लक्ष्मीकांत के बारे में दो मिसकंसेप्शन है। एक मिसकंसेप्शन ये है कि मैं, जब मैं एज अ पॉलिटी एजुकेटर या पॉलिटी एक्सपर्ट बोलता हूं कि मैं एंटी लक्ष्मीकांत हूं, नहीं हूं। और मैं वहीं पर उतना ही बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि लक्ष्मीकांत पढ़ लिया तो मेरा काम हो गया। तो नाइदर ये आई एम विलेनाइजिंग लक्ष्मीकांत, नॉर आई एम सेइंग कि ये हर प्रॉब्लम का मर्ज का इलाज है, ऐसा है नहीं। यस इट इज अ बुक, यस इसमें मटेरियल है, यस आप इसको पढ़ सकते हो, लेकिन आप इसको इंटरकनेक्ट नहीं कर सकते। ये 900 पेजेस की किताब है, इसमें इट्स इज लाइक अ टेलीफोन डायरेक्टरी। नो, आप उसमें मटेरियल डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ, पढ़ते जाओ, बट विल यू बी एबल टू कनेक्टेड, क्या आपसे वो कनेक्शन होगी? उसके लिए आपको एक एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, वेदर यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट। वो जो इंटरकनेक्शन होता है वो एक एजुकेटर ही लाके दे सकता है आपको। इसका रीजन ये है क्योंकि एक आपने पहली बार करना स्टार्ट किया है, यू हैव अ बॉटम टॉप अप्रोच। आपने फाउंडेशन देखा, आपको ये नहीं पता कि ये पूरी बिल्डिंग एक दिन कैसे लगने वाली है। बट एज एन एजुकेटर जिसने कई साल देखे, इनफैक्ट अ डेकेड एंड हाफ देख चुका हूं मैं, तो मैं तुम्हें बता सकता हूं कि कौन से टॉपिक को कब पढ़ना है, कब छोड़ देना है, कब कनेक्ट करना है। So this is the next part. Another book which is very sadly ignored is NCERT 11th and 12th की। यार इतना लॉजिक सबको समझ में आना चाहिए, ये एक सरकारी एग्जाम है। तो सरकारी एग्जाम में आप एक सरकारी बुक को क्यों इग्नोर कर रहे हो? आई फेल टू सी द लॉजिक ऑफ दिस। तो ये जरूर पढ़ना है। और अब मैं जो बार बार बोल बोल के अब तो सबूत के साथ मैं बता सकता हूं, यू हैव टू रीड द कॉन्स्टिट्यूशन। कल ही सर हम लोगों ने जब जी। आंसर दिया था, मृणाल सर ने ही कॉन्स्टिट्यूशन खोलकर सारे के सारे आंसर्स दे दिए थे। सो द पॉइंट हियर इज दे आर बोरोइंग इट डायरेक्टली फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ेगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ के तो देखो, आप 20वें आर्टिकल पे बेहोश हो जाओगे। द रीजन टू दैट इज कि इट इज अ लीगल टेक्निकल बुक, इट इज अ वेरी डेंस बुक। उसको सिंप्लीफाई करने का काम मेरा है, आई विल डू इट फॉर यू। और मैं तुम्हें अब आर्टिकल 1 से लेकर 395 तक, यानी कि आखिरी आर्टिकल तक पूरी तरह से सिंप्लीफाई करके मेमोराइज करवा दूंगा। यस, मैं तुम्हें वादा करता हूं, मैं तुम्हें मेमोराइज करा दूंगा। जस्ट स्टे विद मी, जस्ट हैव सम पेशेंस। सर, ये है विद रिलेशनशिप टू पॉलिटी। विद रिलेशनशिप टू गवर्नेंस, मैं इंडिया ईयरबुक, पीआईबी वेबसाइट और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के सारे वेबसाइट्स को रेफर देता हूं। सर ये सब बोलते हैं, लेकिन उसको सिंप्लीफाई कौन करेगा, उसको पैलेटेबल कौन बनाएगा, उसको इंटरकनेक्टेड कौन बनाएगा? ये हमारी जिम्मेदारी है, एंड वी विल डू इट एट ऑल कॉस्ट। लास्ट बट सर बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स इज द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस। जो सब लोग बोलते हैं, बट ये वो वाली बात है ना कि सुबह उठा करो 4 बजे, योगा किया करो, बहुत सारा पानी पिया करो, शाकाहारी खाया करो, सात्विक फूड खाया करो, ये सब बोलते हैं, लेकिन करता कौन है? कोई नहीं करता। तो द हिंदू रोज सुबह आता है, बेचारा पड़ा रहता है, फिर थोड़े टाइम बाद वो खराब हो जाता है, फिर उसको फाड़ते हो तुम, उसका थोड़ा सा पानी में करके, फिर उसके बाद शीशा साफ करते हो। दैट इज नॉट व्हाट द पर्पस ऑफ द हिंदू। लेट अस हेल्प यू आउट, हमें फॉलो करो यार, मान जाओ यार कि देयर आर एक्सपर्ट्स सिटिंग ओवर हियर। ये सब लोग जितने एजुकेटर्स हमारे अन अकेडमी पे, इनकी जिंदगी का रोमांस, इनकी जिंदगी का एंटरटेनमेंट, इनकी जिंदगी का दुख, इनकी जिंदगी का सुख सिर्फ सब्जेक्ट है। ये कुछ नहीं करते। मैं इनके साथ टाइम स्पेंड करता हूं, ये कुछ नहीं करते। ये सुबह शाम सिर्फ सब्जेक्ट की बातें करते हैं। यार इनकी बात मान लो, राइट? सो लेट्स गो अहेड एंड लेट्स फिनिश ऑफ दिस जॉब। जो मैंने शुरुआत में कहा कि बच्चों हम आपके लिए जान देंगे, ऐसी नहीं, प्रैक्टिकल बात जो सर बोल रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के बैर वो पूछ रहा है, तो मैं पूरी सीरीज में वो आपको पढ़ाने वाला हूँ। दैट इज द अकाउंटेबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी यू गेट फ्रॉम अनअकैडमी एजुकेटर्स। और इसमें भी सिद्धार्थ सर के रिकॉर्ड है कि वो बांध के रखते हैं, याद करवाते हैं, वो जो बोल रहे हैं वो सही है। बच्चे बोलते हैं कि हाँ सर आपने ये रटवाया था।
तो दैट इज पॉलिटी गवर्नेंस। अब हम इकोनॉमी की तरफ चलते हैं एंड उसके बाद हम प्रतीक सर के साथ हिस्ट्री आर्ट कल्चर की भी बात करेंगे। तो मित्रों, इकोनॉमी को आप ऐसे देख सकते हैं कि कुछ तो थियरी है, जैसे CRR है, रेपो है, GDP, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, सेंसेक्स, ये सब चीज़ें। फिर आप क्रोनोलॉजी में जाएं तो आज़ादी के तुरंत बाद अपना 5 ईयर प्लान और ये सब चीज़ें क्या थी, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव के समय में LPG रिफॉर्म्स लिए गए, वो क्या थे। 2007 में अमेरिका में आती है सबप्राइम क्राइसिस और उसके परिणाम स्वरूप भारत में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की तकलीफ, विजय माल्या वगैरह कांड होते हैं। फिर 2017 में GST आता है, उसके बाद इकोनॉमी की दिशा बदलती है। और 2020 में कोरोना और उसके बाद आत्मनिर्भर भारत, वहां पर वापस कुछ नई चीजें आती हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट की योजनाएं, फिनटेक, बिटकॉइन, एनुअल रिपोर्ट्स, इकोनॉमिक सर्वे, ये चलता है। तो इकोनॉमी मोटा मोटा ऐसा दिखता है। हालांकि इस तरह से इसे पढ़ने बैठेंगे तो आप ग्रैन्युलर एनालिसिस कर नहीं सकते, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें आजकल ऐसी हैं कि मोदी जी की सरकार आने के बाद क्या नया हुआ, उस हिसाब से वो नए सवाल पूछे, खासकर मेंस में। अब मैं इसे हमेशा 6 पिलर में डिवाइड करके पढ़ाता हूँ। पिलर 1, 2, 3, 4, 5, 6 वो क्या है हम आगे बात करेंगे। तो इसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो बोलते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स ऐसी चीज़ है कि वो पिछले 14 साल में सिर्फ 2 ही सवाल पूछे और इस बार तो कुछ भी नहीं पूछा। मेन चीज़ अपनी होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स और उसके 6 पिलर्स। अब जो हम बातें करें या डिवाइड करें, आपको अब आजकल दिखेगा करंट अफेयर्स का बहुत पूछ लिया। मुझे आपको ये पूछना है, ये बिटकॉइन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी 2009 में आया, वो करंट अफेयर्स नहीं है ना भाई। अब तो किताबों में, मटेरियल में, हर जगह आ गया। 2016 में डिमोनेटाइजेशन और उसके बाद UPI चढ़ता है। तो ये सब अब असल में थियरी है। करंट अफेयर्स ऐसी हवा बनाना कौन बनाएगा जिसको करंट अफेयर्स के कोर्स बेचते हैं। हम ऐसी एक एक चीज नहीं, हम पूरी आपको प्लेट दे रहे हैं। तो मेरे लिए ये सब करंट अफेयर्स नहीं है, पहली बात। जहां तक इकोनॉमी की बात है, मैं उसमें आपको इस तरह से एनालिसिस नहीं दे पाऊंगा जैसा सुदर्शन सर और सिद्धार्थ सर ने दिया। उसका कारण कि इकोनॉमी जो पहले था उसी टाइप का पूछा। रैंडम बॉम्ब कुछ 3-4 ही थे कि सिल्क सर्टिफिकेशन, ड्रॉप शिपिंग क्या होता है, ग्राम स्वराज अभियान की डेडलाइन। अदरवाइज जो जैसा पूछते थे वैसा ही सब आ रहा है। मतलब कि कुल मिलाकर देखिए, इसमें भी अब टॉपिक वाइज क्लासिफिकेशन है, ऐसी बात है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, उस पर बिटकॉइन काम करता है, मैं कहूँ इकोनॉमी का सवाल है। साइंस टेक के टीचर कहेंगे वो हमारा सवाल है। तो एनालिसिस, एग्रीकल्चर की कोई स्कीम है, मैं भी बोलूँ एनवायरमेंट सस्टेनेबल के नाम पे कुछ एनवायरमेंट टीचर बोले। कोई दिव्यांग व्यक्ति है, उसके बारे में योजना या कुछ और चीज़ें हैं। पॉलिटी गवर्नेंस का भी वो हिस्सा है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का भी हिस्सा है। तो डिपेंड करता है। अब कंजर्वेटिव बोलो तो 15-20 सवाल है, खींचो तो मैं कहूँ 20-22 सवाल भी हैं। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें जो हमेशा से एक पैटर्न में चलती है कि जो पहला पिलर है मनी, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, उसमें हर साल 6-7 सवाल आते हैं। इस बार 8-9 भी गिन सकते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वगैरह। इस कारण से मैं जितना भी पढ़ाता हूँ इसमें लगभग 1 महीना हम केवल ये पहला पिलर ही पढ़ते हैं, बिकॉज इट इज, उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज वेरी गुड। और ये जो करंट अफेयर्स 2-5 साल पुरानी बातें जो ऑलरेडी मटेरियल में हमेशा कवर्ड रहती है। बाकी जो चैप्टर्स हैं उसमें क्या होता है, अब जैसे बजट टैक्सेशन, यूजुअली 1-2 सवाल आते हैं, कुछ बार कुछ नहीं आता है। पिछले साल 6 सवाल पूछे, अब अचानक इस बार सिर्फ 1 सवाल पूछा। तो छोटी बुद्धि से काम मत करो कि इस बार नहीं पूछा तो कभी नहीं पूछे। मतलब कोर्स तो जितना लंबा है उतना ही रहेगा, मटेरियल है वो पहले से भी ज़्यादा एक्सपांड होगा बिकॉज ऑफ दिस न्यू ट्रेंड। तो बी रेडी फॉर दैट। बाकी इस भी सब पिलर में ऊपर नीचे है चीज़ें, यू हैव टू प्रिपेयर इट। ये जो पहला पिलर है मनी, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, ऑफकोर्स फैक्ट्स आते हैं। और फैक्ट्स से भी जो वर्ड बाय वर्ड आप सॉल्व कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, मैंने मटेरियल में कवर किए, क्लास में पढ़ाए हैं। अब मैं ये पूरा समझाने आपको बैठूंगा लंबा जाएगा, पर कुल मिलाकर ऐसी बात है। एक मल्होत्रा कमेटी 1993 में बनी इंश्योरेंस में रिफॉर्म के लिए कि उधर भी LIC के अलावा प्राइवेट कंपनियां लाओ, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी वगैरह। एक रेगुलेटर बनाओ जो बाद में बनेगा 1996 में। तो मतलब मल्होत्रा जी पहले आए, वो पिता है, और उन्होंने जो सजेशन दिए तो बालक IRDAI का जन्म हुआ। तो वो बालक पहले नहीं था। अब उन्होंने ऐसी क्रोनोलॉजी पूछी कि RN मल्होत्रा, उनका इंश्योरेंस का कमेटी था और वो बनाए IRDAI ने, तो वो गलत हो गया। अब उस हिसाब से बाकी भी सब चीज़ें तो आप जब उसको पढ़ते हैं, एलिमिनेट करते हैं, यू विल सी दैट। मतलब ऐसा नहीं कि एक कीवर्ड है तो मैं बोल रहा हूँ मैंने पढ़ाया या कवर किया है, सब कुछ विथ क्रोनोलॉजी इट हैज़ बीन गिवन। एग्जॉस्टिव मटेरियल होता है, आई विल नॉट अपोलोजाइज फॉर दैट। आपको भाई या तो तुम पढ़ लो, नहीं तो फिर कुछ और कर लो, ऐसी बात है। बजट टैक्सेशन और बाकी भी पिलर, तो कुल मिलाकर इफ आई हैड टू मेक क्लेम्स फॉर अकाउंटेबिलिटी, 11 सवाल
इजी, 6 मीडियम, 5 एकदम रैंडम चीज़ें। सोर्स मैपिंग, अपने मटेरियल और कोचिंग की मैं ना बात करूं तो सोर्स मैपिंग, इकोनॉमिक सर्वे से 6 सवाल, पर वो ऐसे हैं कि 2-5 साल पुरानी चीज़ भी अब जाके पूछी हो। न्यूज़पेपर से 5 सवाल, इंडिया ईयरबुक, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो वगैरह से 6 सवाल, रैंडम बॉम्ब 3 है, ड्रॉप शिपिंग क्या होता है वगैरह। फिर ये जो बैंकिंग फाइनेंस, अभी मैं आपको कुछ बातें बता रहा था, वो किताब है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम मार्केट्स बाय भारती वी पाठक, जो हमारे लिए नहीं, वो आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर्स के लिए होती। लेकिन उधर से भी ये सब ऐसे सवाल पूछते हैं जो 2 हमारे सवाल। अनु सर ये दूसरा लाओ ना। तो बिखरा कंटेंट है। माय अटेम्प्ट एफर्ट हैज बीन टू कंसोलिडेट, और आपको एक जगह पर मिले। तो उस कारण से आई एम मेकिंग क्लेम कि जो भी प्रश्न है उसमें 11 ऐसे हैं आप सॉल्व कर सकते हैं थ्रू माय मटेरियल। वो सारे मैं स्क्रीनशॉट से इधर प्रूव भी कर सकता हूँ, पर उसके लिए मुझे वो टॉपिक भी समझाना पड़ेगा कि इसमें ये होता है क्राउडिंग आउट इफेक्ट, तो इन्होंने ऐसा पूछा है, ये ओएनडीसी ऐसा होता है, इस कारण से उन्होंने ऐसा पूछा है, एवरीथिंग इज कवर्ड, ये सब पॉवर्टी एस्टिमेशन के तरीके हैं, इस हिसाब से ये पूछा है। अब मैं देखता हूँ बहुत सारे कोचिंग वाले ये करेंगे, देखो ऐसा कोई बड़ा सा सवाल है, सिर्फ हेडिंग उन्होंने पढ़ा है, वो कहीं मैंने पढ़ा दिया। बारीक से बारीक चीज मैंने असल में की, एमपीआई, तो ये अल्काइल फॉस्टर मेथोडोलॉजी से कैलकुलेट होता है, मतलब गरीबी नापने का एक तरीका है, तो दिया है अल्काइल फॉस्टर मेथोडोलॉजी इसमें यूज हो रहा है। एंड लाइक दैट कॉम्प्रिहेंसिवली द कवरेज इज बीइंग डन। माय मटेरियल इज लेंदी, मैं फिर से कबूल करता हूँ ये और लेंदी होगा क्योंकि पेपर टफ हो रहा है। तो हाँ जी सर, इससे होगा। हाँ ओके सर। हावेवर कोचिंग मुक्त भी तुम क्या कुछ बोल सकते हो जब? हाँ मैं बोल सकता हूँ। आप सेल्फ स्टडी से करना चाहते हैं तो इसका ये अप्रोच होगा, एनसीईआरटी में मत जाओ, क्योंकि इकोनॉमी की एनसीईआरटी उन्होंने बहुत जटिल बनाई है। मेरी सलाह है, महाराष्ट्र की बुक्स आप फ्री में डाउनलोड कर सकते, कॉपीराइट फ्री उनके अपलोड किया है उन्होंने, ज़्यादा बेहतर तरीके से सब कलरफुल बॉक्सेस वगैरह से बनाया है। 11-12 आप पढ़िए तो आपको काफ़ी कुछ समझ आ जाएगा, पहली बात। उसके बाद ऊपर जो पढ़ाई करने, क्योंकि महाराष्ट्र वगैरह में क्या बिटकॉइन ब्लॉकचेन उसकी इतनी गहराई से बातें नहीं होंगी जो ये लोग पूछ रहे हैं। तो बियॉन्ड दैट मेरी बुक भी है, मेरा कोर्स भी है, जो पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स एनसीईआरटी से एडवांस थियरी से करंट इंक्लूडिंग बजट इकोनॉमिक सर्वे कवर कर रहा है। उसके बाद जब कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो हर साल नया नहीं लेना है, फ्री सीरीज आती है, आपको सब अपडेट हो जाता है आईफोन की तरह। विन 26 सीरीज इस बार खत्म हुई, अगले साल फरवरी में 27 आएगा, तो अलग से बहुत सब मेहनत करने की आपको वो बचता है। बाकी भी चीज़ें माइक्रो इकोनॉमिक्स मैंने आपको बताया, वो कम पूछ रहे हैं, मतलब पूछ ही नहीं रहे हैं। रिकॉर्डेड कोर्स मेरा आप पुराना देख सकते हैं, या महाराष्ट्र की आप बुक्स देख सकते हैं। मेंस की हम बात करें, उसमें इकोनॉमी वो इतना मैनेजेबल है, क्योंकि आप समझो उसमें क्लास 11 की एनसीईआरटी इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट आप थोड़ा पढ़ लो, इकोनॉमिक सर्वे पिछले 3-5 साल के जो है उसके हर एक चैप्टर की इंट्रोडक्शन कंक्लूजन आप देख लो। द हिंदू बुक ऑफ एडिटोरियल्स, मतलब रोज द हिंदू पढ़ना चाहिए, किसी कारण से आप नहीं पढ़ रहे तो वो अपनी ऑनलाइन स्टोर से अच्छे अच्छे एडिटोरियल्स का कंपाइलेशन ऐसी एक सीरीज निकालते हैं, वो आप देख सकते हैं। और मेंस में भी मैंने अलग ही कोर्स बनाया है जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं। कुछ चीज़ें जो मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम बाय भारती वी पाठक, ऑफकोर्स इसमें से 1-2-3 सवाल आप निकाल सकते हैं, पर ये इसके लिए क्या आप 830 रुपए की किताब पढ़ोगे? और पैसे तो एक तरफ है, ये 800 पेज की किताब ही है। इट इज़ नॉट फॉर यू, इट इज़ फॉर आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर्स। तो लेकिन उसका अच्छा मटेरियल मैंने इसमें कंडेंस करके दिया है। कुछ पुरानी वेबसाइट जो अभी भी टॉप रैंक करती है गूगल सर्च में, वो कहेगी मिश्रापुरी, दत्त सुंदरम, उमा कपिला, ये सब देखो, वो ऐसी चीज़ मोदी सरकार आने से पहले लिखी गई किताबें, तो उसका जो भी एनालिसिस या आउटलुक है, आजकल वो नई एडिशन निकाले ऐसा बोल रहे, पर वो क्या करेंगे, बजट का कुछ डेटा चेंज करेंगे, अदरवाइज जो भी थॉट प्रोसेस या एनालिसिस वो सब पुराने मनमोहन सिंह के ज़माने का है। तो इट डजेंट हेल्प यू सॉल्व द लेटेस्ट थिंग। उसके वास्ते आपको खासकर मीन्स में इकोनॉमिक सर्वे पर, वो भी 3-5 साल की इकोनॉमिक सर्वे पे समझ होनी चाहिए, जो मेरे कोर्स में कवर रहते हैं, मटेरियल में कवर रहते हैं। डेली कमेंट्री आपको नहीं देखनी, आज शेयर बाजार इतना ऊपर गया, रुपये डॉलर इतना नीचे गया। एनुअल डेटा सेट हर साल इकोनॉमिक सर्वे में आ जाते हैं, उसके बाद मेरी सीरीज में मैं कवर करता हूँ। सेपरेट न्यूज़पेपर आप कहे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस तो हमने पढ़ा, लेकिन बिजनेस लाइन या इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ना है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वन स्वेलो डज नॉट मेक अ समर, ये ऐसा पूछा, इसमें देखो ये 2-3 अतरंगी सवाल है, तो सब कुछ एक तरफ छोड़ के अब ये करो, इसका नया कंपाइलेशन में, देयर इज नो एंड टू इट, डोंट वेस्ट टाइम इन दैट। मेरी अलग अलग कोर्सेज चलते रहते हैं, लोगों में कंफ्यूजन रहता है, तो हर बार मैं क्लैरिफाई भी कर देता हूँ। प्रीलिम्स
उसका मेरा नेक्स्ट कोर्स जो अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन बैच का हिस्सा है, दैट इज गोइंग टू बी PCB 16 पोस्ट कोरोना बैच नंबर 16। 16वीं बार मैं पढ़ाऊंगा, 15वीं बार तक मैं पढ़ा चुका हूँ प्रीलिम्स से पहले। मेंस का नेक्स्ट आएगा मेरा क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम नंबर 8। आप कहेंगे ये 16 बार पढ़े थे, 8 बार कैसे पढ़ा है? उसका कारण ये है कि PCB 7 तक मैं कंबाइन पढ़ाता था, फिर रिवीजन के आपकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए मैंने हैंड आउट अलग कर दिया, प्रीलिम्स का अलग, मेंस का अलग। तो प्रीलिम्स की अगली रात मेंस का नहीं देखना है, मेंस की अगली रात प्रीलिम्स का नहीं देखना है। तो फिर जब लोग अच्छा ये कंबाइन करोगे तो बहुत भाई, तो अपन दोनों एक रात में थोड़ी देखने। आप एक बार ये पूरी चीज कंप्लीट करो, और अच्छी बात यह है कि अब ये आप जुड़ेंगे तो दिसंबर तक ये दोनों चीज हो जानी है। तो आपका एक चीज खत्म हो गया। ज्योग्राफी एनवायरनमेंट सुदर्शन सर कर रहे हैं, सिद्धार्थ सर हैं, प्रतीक सर हैं, तो ज्यादातर हैवी लिफ्टिंग तो आपको समझो दिसंबर तक हो ही जानी है। और उसके बाद जितने पूरे साल के अपडेट है तो अगले साल मेरी विन 27 सीरीज आएगी। ये बात हो गई। माइक्रो इकोनॉमिक्स अब मैं लाइव नहीं पढ़ाता, वो रिकॉर्डेड कोर्स आपको एक्सेस मिल जाएगी इस सब्सक्रिप्शन के अंदर, क्योंकि वो 14 साल में 2 ही बार सवाल आए, वो रिकॉर्डेड आप देख सकते हैं। टॉपर्स हैव बेनिफिटेड फ्रॉम दिस, चाहे वो ऑल इंडिया रैंक 1 हो डॉक्टर अनुज अग्निहोत्री, जिनकी करीब 280 आवर्स की पढ़ाई अनअकैडमी पर है। और हम पेड लर्नर्स की बात कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, नॉट फ्री मॉक इंटरव्यूज एंड फ्री मॉक टेस्ट, ये सब कुछ है। जैसा कि सर ने आगे बताया, सुदर्शन सर ने 16999 में थिंग्स आर अवेलेबल। तो हालांकि मेरी सलाह रहती है कि जो कॉलेज में है 27-28 को टारगेट, बेटर यू गो फॉर 15 मंथ्स वाला, क्योंकि बीच में कॉलेज के चलते बैकलॉग हो जाएंगे आपके, तो उसे आप कंप्लीट कर सकें। अब बैचेज तो एक में ही आपको एक्सेस मिल जाती है सभी की। बाइलिंगुअल में हमारी पूरी टीम है, मैं हूँ, प्रतीक सर है, मधुकर सर है, सुदर्शन सर हैं एंड अदर एजुकेटर्स। नाउ वी मूव टू हिस्ट्री आर्ट कल्चर में हम अब जानने की कोशिश करेंगे नया किस प्रकार से पूछा गया। और जस्ट अ मिनट सर, हाँ तो सर आप मोटे मोटे तौर पर बता पाएं कि एंशिएंट मिडिवल आर्ट कल्चर मॉडर्न में, मतलब फ्रीडम स्ट्रगल में कितने कितने सवाल आए? जी सर, मिडिवल में 0 सवाल आए, पिछले साल भी 0 सवाल थे, 2 साल से रिपीट कर रहा है। एंशिएंट में करीबन 9 से 10 सवाल है, आर्ट एंड कल्चर के अंदर से 6 है, और बाकी के 5 सवाल आपको मॉडर्न के अंदर से देखने को मिल जाएंगे। ये 2026 का पूरा ब्रेकअप हमको यहाँ से मिलेगा। टोटल मिला के 21 सवाल है। अब इसमें ये खेल ये है कि भाई मिडिवल के अंदर आपको 0 है, पिछले साल भी 0 थे, पर यूपीएससी का नेचर है अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन, और जैसा आपने भी कहा और सुदर्शन ने भी कहा कि भाई वो अभी नहीं पूछेगा, उसका मतलब ये नहीं कि कभी नहीं पूछेगा। तो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। इनफैक्ट अभी यहाँ प्रीलिम्स में नहीं पूछेगा, पिछले साल भी प्रीलिम्स में 0 सवाल थे, पर मेंस में ऑलमोस्ट 20-30 मार्क्स का पूछ दिया था मिडिवल इंडिया। तो ये तो पहली कहानी हो जाती है सर। यस सर। अब आप कुछ बिफोर आफ्टर कंपैरिजन बता सर बिफोर आफ्टर की कंपैरिजन बताऊंगा तो 2025 तक यूपीएससी के अंदर मेनली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते थे। जैसे आपको एक जगह पूछ दी कि भाई ये लोकेशन क्या है, ये उसका फीचर क्या है सर, ठीक है, या आप इंडस सिविलाइजेशन के केस के अंदर देखोगे तो स्टैंडर्ड सवाल आते थे। अब क्या रहा है कि 3 सवाल पूछ रहा है, उसमें से इन्फरेंस निकालने का बोल रहा है, और फिर बोल रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, गलत होंगे। तो बेसिकली जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस है ये पूरी की पूरी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे चले गए हैं। और ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के कारण क्या हो रहा है कि एक ही बुक के अंदर आपका देखने का नजरिया एक ही स्टेटमेंट दिया है, पर मेरा और आपका अलग अलग होगा, दोनों ऑप्शंस में दिए जा रहे हैं। अब ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो आपको चाहिए होगी, फैक्ट भी चाहिए होगी, बट देन आपकी यूपीएससी के ऊपर भी वो सब्जेक्टिविटी रहेगी। तो नॉर्मली ये सब सवाल जैसे इकोनॉमी में कभी कभी हो जाता था, पॉलिटी में हो जाता है, हिस्ट्री में इस बार पहली बार होने की शुरुआत हुई। एक तो ये चीज आपको मिल जाती है। दूसरा, एंशिएंट का पहले क्या मॉडरेट वेटेज हुआ करता था, इस बार एंशिएंट का लगभग ऑलमोस्ट 50% के आसपास वेटेज है। मतलब 21 में से अगर 10 सवाल के आसपास एंशिएंट से पूछे जा रहे हैं, तो दैट शोज यूपीएससी अब एंशिएंट को कितना इंपॉर्टेंस दे रही है। आर्ट एंड कल्चर में भी ये हुआ, पिछले साल तक सवाल कम आते थे, इस साल 5-6 सवाल कर दिए। तीसरी कहानी, ये जो एलिमिनेशन करता था, ये एलिमिनेशन टेक्निक के केस के अंदर हमें देखने को मिलता है, वो उसने हटाया। और मैंने बताया कि जो इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन है, कंक्लूजन सेंट्रिक, आपको उसके अंदर से है ना एविडेंस निकाल के आंसर करना पड़ रहा है, वैसे सवाल आ रहे हैं, ट्विस्टेड हो गया है। अब हिस्ट्री में क्या हो रहा है कि नॉर्मली क्या लोग है ना एक फैक्ट कह जाते थे, अब उसकी डेप्थ पूछी जा रही है, उसमें से इन्फ्रेंस निकालने की बात हो रही है, तो इट्स जटिल, मतलब वेरी कॉम्प्लिकेटेड सर हो गया है। यस सर। अब जैसे आप देखिए कि 2025 में सवाल आया था कि अरगट्टा क्या है, सिंपल सवाल पूछ दिया था। इस बार आप देखने की कोशिश करोगे, इंस्क्रिप्शंस के ऊपर पूछा कि भाई भारत में प्लेस वैल्यू सिस्टम के केस के अंदर सबसे पहला, और ऐसा इंस्क्रिप्शन पूछा जो स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक के अंदर है ही नहीं। ये तो अरगट्टा पीछे एक बार पीवाईक्यू के अंदर भी आ चुका था। इनफैक्ट इस बार जो पीवाईक्यू का ट्रेंड है वो भी उसने नहीं फॉलो किया। नॉर्मली क्या होता है कि पीवाईक्यू से हमें टॉपिक और थीम मिल जाती है, इस बार वो भी नहीं आया।
पिछली बार टाइटल्स पूछे थे कि भाई मठ विलास ये वो टाइटल किसने लिए थे, तो महेंद्र वर्मन के द्वारा लिए गए थे। इस बार हड़प्पा से सवाल तो आया है, पिछली बार भी आया था वो डांसिंग गर्ल कौन से मटेरियल से हाँ, बनी क्या है। मटेरियल थे। इस बार तो पूछा गया कि भाई हड़प्पा की ये एक्टिविटीज हो रही है, उसमें से आपको थीम निकाल के आइडेंटिफाई करनी है कि ये सही इन्फ्रेंस है कि नहीं है ऊपर के आधार के ऊपर। या पिछली बार आप देखोगे तो फाहियान आया तब कौन राजा रूप में हुआ करता था। इस बार पूछा जा रहा है कि ऋग्वेद के अंदर कुआं था कि नहीं था, कुएं में से चरखे में से वो पानी निकालते कि नहीं, पानी निकालने के लिए बैल का उपयोग करते थे कि नहीं करते थे। और ये जो बैल है पहली बार ऋग्वेद में उपयोग हुआ था, ये उसके पहले कोई करता था। मतलब अरे इतना डिटेल में भाई, मतलब पूरा क्या वैदिक स्कॉलर हमको बना देना है, चतुर्वेदी बन जाएंगे, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद। मतलब व्हाट डज यूपीएससी वांट्स टू बेसिकली लाइक नो आइडेंटिफाई, वो समझ में नहीं आता। वही कहानी पिछली बार आप देखोगे नदियों में से एक सवाल आया था, महाजनपद। अब ये बहुत फेवरेट टॉपिक है, नदी प्लेसेस को, एंशिएंट रिवर्स के साथ प्लेसेस को लिंकअप करता है। इस बार भी पूछा है उसने, 2 सवाल आए नदियों में से, एक यमुना यमुना और सतलज के केस के अंदर आया, और दूसरा इंडस और उसके केस के अंदर आपको देखने को मिल जाता है, यमुना फ्लोइंग इनटू इंडस वाला, और नदी सूक्त ऋग्वेद के अंदर है। और एक सवाल ये भी आया था कि भाई जो ऋग्वेदिक नदियां है उसका एंशिएंट नेम, संस्कृत नेम बता दो, तो वितस्ता और विपाशा और सुतुद्री, और बेसिकली उसके केस के अंदर है। तो इस बार ये सवाल भी बड़े डिफिकल्ट आपको मिल जाएंगे, मतलब दे आर नॉट इजी क्वेश्चन, फॉर्मेट हैज बीन चेंज कंप्लीटली सर, ठीक है। वैसे ही कहानी 2025 में आपको सोशल रिफॉर्म्स में राम मोहन रॉय के ऊपर आया गया था कि भाई देखो उनकी फिलॉसफी के ऊपर बताओ। इस बार नेशनल मूवमेंट में छोटे सत्याग्रह पूछे सर, गांधी मूवमेंट के ऊपर सवाल ही नहीं है, खाली एक ही सवाल था गांधी बोस के ऊपर से। और इस बार आया एका मूवमेंट और बारडोली सत्याग्रह के फीचर्स और उसके कंटेक्स्ट में कंपैरिजन करिए। अब एका आधे लोग को याद ही नहीं था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद वो 1920 के इसके अंदर, राइट। यहाँ 25 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सीधा सीधा पूछ दिया कि इसके कंपोनेंट्स क्या थे, फीचर क्या थे। इस बार गांधी बोस, और उसमें भी क्या पूछा गया पता है, पूछा जाता है कि सुभाष बोस को किन किन लोगों ने सपोर्ट क्यों नहीं किया था, उसके पीछे का कारण क्या था। उसमें एम एन रॉय का नाम था, जयप्रकाश नारायण का नाम था, लेफ्ट पॉलिटिक्स के ऊपर से आपको क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। मतलब वेरी डिफरेंट क्वेश्चंस, नॉर्मली नॉट एक्सपेक्टेड। इनफैक्ट पिछली बार स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन भी आया था मॉडर्न इंडिया से, कि जहां गांधी कहते हैं कि सेडिशन हैज बिकम माय रिलीजन, ये गांधी जी के द्वारा कब बोला गया था। इस बार उसके केस के अंदर नहीं है। इनफैक्ट सर एक सवाल कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म से आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 से, उसमें भी इन्फ्रेंस निकाला उसने, असर्शन रीजनिंग का थॉट दिया है, और उसमें भी बहुत ही ओपन रखा गया है। मतलब ये दर्शा रहा है कि कैंडिडेट्स को बहुत डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, फैक्ट्स याद रखनी पड़ेगी, और फिर एनालिसिस के साथ साथ उसको आगे जाना पड़ेगा। अब जैसे करंट अफेयर्स के अंदर था, नॉर्मली हम लोग क्या पढ़ते हैं कि करंट अफेयर्स के अंदर कौन सी यूनेस्को की लेटेस्ट साइट है, लास्ट ईयर तक ये पूछता था। इस बार भी पूछा है, इस बार विल सी कि ये पूछ दिया गया थे, तो मोडम जो है ये क्या था, मोडम के फीचर्स क्या थे वो पूछ दिए। अब ये मैंने कराया हुआ था, अब हम तो डिटेल्स में कराते हैं, पर बहुत बार ये होता है कि कैंडिडेट्स जो होते हैं वो डिटेल देखते नहीं है, वो खाली इतना याद रख देते हैं कि भाई मोडम करके जो जगह है आसाम के अंदर वर्ल्ड हेरिटेज में इंक्लूड की गई है। तो अब हमें डिटेल में जाना पड़ेगा, और इसी चीज़ के लिए मैं जो है खास करके यहाँ यूट्यूब के ऊपर हमारे प्लस क्लासेस के अंदर करवाने की कोशिश करता हूँ। बहुत बार भी रिसीव फ्लैग एज वेल, है ना, हमारे ऊपर सवाल उठ जाते हैं, क्वेश्चन उठ जाते हैं, जैसे कहा जाता है बहुत डिटेल में कराते हैं, डेप्थ में कराते हैं, पर उसके पीछे का कारण सर इस तरह का था। अब ये जो 2026 का जो पेपर रहा है उसमें बड़े जटिल सवाल आपको मिलेंगे। जैसे एक सवाल पूछ दिया गया था कि इनमें से 4 एग्जिस्टेंस है जैनिज्म के केस के अंदर, आपको बताना है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अराउंड। तो उसमें गॉड, डेमीगॉड, ह्यूमंस और एनिमल्स। अब यहाँ ये चार्ट के माध्यम से मैं हर बार हमारे प्लस क्लासेस के अंदर एक्सप्लेन करता हूँ कि भाई देखो, नरकी लोग होते हैं, त्रिचन्य होते हैं, मनुष्य होते हैं, देवता होते हैं। एक जो नहीं होते, जो जैनिज्म डिनाई करता है, वो यक्ष को सर, ठीक है। अब ये चीज को जब फिलोसफिकली हम लोग आइडेंटिफाई करवाने की कोशिश करते हैं, लोग कहते हैं कि क्यों ऐसा करवाते हो, उसके पीछे का कारण ये है कि भाई जैनिज्म मानता है कि सबसे व्यक्ति का कोई भी गोल होता है वो कहाँ जाना है, सिद्ध लोक में जाना है, अपने आप को मुक्ति की तरफ लेके जाना है। और ये 4 अलग अलग अवस्थाओं से आप बाहर निकल के आओगे। अब दिस इज वेरी कोर फिलोसफी। अभी तक क्या पूछता था सर, जैनिज्म के अंदर पूछा था कि संप्रदाय के नाम बता दो, या अनेकांतवाद क्या है। अब इतना डिटेल के अंदर जा रहा है तो हमें करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप के अंदर देखोगे तो शायद महावीर के केस में या और लिटरेचर के केस के ऊपर से भी आ सकता है। तो सर इस तरह के सवाल अब आने की शुरुआत हो गई है। इनफैक्ट ये जो यमुना वाला जो सवाल आया था वो क्या पूछा था कि भाई प्लीस्टोसिन पीरियड प्लीस्टोसिन पीरियड मतलब पकड़ के चलिए, सुदर्शन सर यहाँ पे बैठे हुए एंड तकरीबन कितना सर 5 लाख साल या उससे भी ऑलमोस्ट 1 मिलियन ईयर्स अगो के आसपास का पीरियड हम लोग कंसीडर करेंगे। तो उसमें ये कहा गया है कि इन द प्लीस्टोसिन पीरियड आइदर द यमुना वंस फ्लोड इनटू द इंडस और सतलज फ्लोड इनटू द यमुना, वन ऑफ द मेजर ट्रिब्यूटरी हैड शिफ्टेड एंड वाइस वर्सा।
उसके पीछे का असर्शन क्या है, और असर्शन के पीछे एक पीरियड क्या दिया है, बिकॉज द नदी सूक्त ऑफ द ऋग्वेदा टॉक्स अबाउट इट, है ना। अब नदी सूक्त कब लिखा गया था, ऋग्वेद कब लिखा गया था, टेंटेटिवली पीरियड कहते हैं 1500 बीसी। ये कहाँ है, 1 मिलियन ईयर अगो के आसपास, और उसके ऊपर से सर इन्फर बीच में हिस्ट्री का पीरियड कहाँ से आएगा। अब पहली बार जब कैंडिडेट याद कर रहा है, आधे लोग को तो ये पीरियड याद नहीं रहेगा, उसकी लिंकेज यहाँ पे बैठ नहीं पाएगी। एक नाम यहाँ पे बोल दिया गया कि रॉबर्ट ब्रूस फूटे करके एक व्यक्ति था, उसने सतलज और यमुना के ऊपर पूरी एक्सप्लोरेशन की थी, उसने ये एनालिसिस करके बताया। और तीसरा स्टेटमेंट डॉल्फिन का बोल दिया गया। अरे भाई तुम ज्योग्राफी पूछना है तो ज्योग्राफी पूछो, हिस्ट्री पूछो है तो हिस्ट्री पूछो। अब ऐसे सवालों का कैंडिडेट बुआ बुम करते हैं। अब सर ये सवाल हमने कराए हुए, ऐसा नहीं है कि नहीं कराए। ये जो रॉबर्ट ब्रूस फूटे हैं, ये मैं प्री हिस्ट्रिक पीरियड के अंदर पढ़ाता हूँ, ये वही महाशय है। इनफैक्ट इसने पल्लावरम नाम की जो साइट है इसकी डिस्कवरी की थी, तब पता चला था कि भारत में प्री हिस्ट्रिक इंडिया की शुरुआत हुई। मतलब मित्रों, इट इज नॉट एक्सपेक्टेड कि आप इसको सॉल्व कर Solve सकते। करिए। प्रतीक सर का कहने का मतलब ये है कि वो इस लेवल की पढ़ाई करवाते हैं, और सर और बाकी जगह पर जो है सब पब्लिक ऐसे स्पेक्ट्रम ल्यूसेंट जी के एनसीईआरटी थोड़ा बहुत पढ़ा के वो निपटा देते हैं। उससे चिकनी चुपड़ी बातों से कुछ कल्याण होना है नहीं। हैवी वेट मतलब एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग टीचर, एक्सपीरियंस टीचर, उनसे आप पढ़िए, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। तो सर ये तो एक है, अभी प्रूव करने को तो सब हाँ बहुत सारे सवाल आएंगे। करीब 21 सवाल पूछे हाँ। गए हैं, और कितने सर आपके कितने मटेरियल से सारे सॉल्व हो गए? मटेरियल से, मतलब ऑलमोस्ट 15 के आसपास मटेरियल से है। राजाओं के नाम पूछता है सर, ये सवाल जो है ना, ये संगम पीरियड से हर बार सवाल आता था। इस बार संगम राजाओं के ऊपर से पूछ दिया, और पूछा कि कौन सा राजा कौन सी डायनेस्टी से नहीं है। तो ये उदयनजरल पूछा था बेसिकली, इज अ चेरा किंग, पर मैच द फॉलोइंग में उसको चोला के साथ जोड़ दिया था। अब ऐसा पढ़ाते हैं तो कैंडिडेट्स पहले बुम करते। अब जो पढ़ने वाले लोग हैं वो तो सर पढ़ ही लेते, अल्टीमेटली रटने वाले रट भी देते और पास होने वाले निकल भी जाते हैं सर। तो ये स्थिति है हिस्ट्री के अंदर से, हमें करना पड़ेगा डेप्थ में। देर इज नो सॉल्यूशन एंड ऑल्टरनेटिव, एंड देर विल बी कितना सर 13,000 15,000 लोग होंगे जो इस बार भी ऐसे पेपर में भी मेंस लिखेंगे। उसका मतलब ये है कि ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो पढ़ के आए थे, अपनी लॉजिक, अपनी जो भी विजडम थी उन्होंने अप्लाई की थी, एंड दे विल बी राइटिंग मेंस अराउंड। तो मैं चाहता हूँ कि आप जो है इस बार जो भी हुआ है उससे हम लोग सीखें और फिर और मेहनत करें आगे। जी सर, अब कुछ रिसोर्सेज पर आप थोड़ी टिप्पणी कर पाएँ, क्योंकि प्रिपरेशन रिसोर्सेज काफ़ी बिखरे बिखरे पड़े हैं। तो मतलब एनसीईआरटी और तमिलनाडु के बीच क्या ठीक होगा, आप जल्दी से बता पाएँ? सर आई विल सजेस्ट कि पहले तमिलनाडु कर दीजिए, क्योंकि क्रोनोलॉजिकली रिटर्न है और अच्छी खासी डिटेल के अंदर आपको एक साथ में मिल जाता है, और दूसरा सिंपल है सर, ठीक है। उसके बाद रिवर्स इंजीनियरिंग कर दीजिएगा, जरूर पड़े तो एनसीईआरटी में से थोड़ी बहुत फैक्ट याद करने के लिए, पर पहले एनसीईआरटी से सेल्फ स्टडी मत हाँ, करिए। उसके बाद और क्या बढ़ सकते हैं सर? उसके बाद स्पेक्ट्रम में मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर इस बार ऐसा हुआ है कि जो 5-6 सवाल थे उसमें से 2-3 स्पेक्ट्रम से होते हैं, 2-3 वो प्लासी टू पार्टीशन और एक आध रैंडम आपको बॉम्ब देखने को मिल जाएगा। पर स्पेक्ट्रम अभी बेस बनाने के लिए आपको हेल्प कर देगा, फिर आगे आगे जैसे बिल्टअप करोगे फिर कर सकते हैं। एडवांस बुक के अंदर प्रॉब्लम यह है कि एंशिएंट इंडिया में उपिंदर सिंह से सवाल भी आए हैं, और 2-3 तो ऐसे रैंडम बॉम्बिंग सोर्स से आए हैं कि बात मत करिए। तो इसके लिए वी विल सी कि मैं सजेस्ट करूंगा कि अभी भी आपके जो कोर सब तमिलनाडु बोर्ड की जो बुक है वो आपको हेल्प कर देगी, क्योंकि उपिंदर सिंह के कॉस्ट बेनिफिट फायदे में नहीं है, और वो ऑप्शनल लेवल की बुक है, और 2 सवाल के लिए हाँ, आप ऐसे 1500, कृष्णा रेड्डी वगैरह हाँ बहुत वही सारी कृष्णा किताब रेड्डी है, उसमें से भी 1-2 सवाल निकले, पर 1500 पेज पढ़ोगे आप, मतलब दैट विल बी आउट ऑफ कंट्रोल। तो जो प्रतीक सर बता रहे थे कि आपको पहले क्रोनोलॉजी समझिए तो तमिलनाडु बेटर है, तमिलनाडु उसके better बाद है। थीम्स आप एनसीईआरटी से समझ सकते हैं। एनसीईआरटी से समझ। डबल मजूरी नहीं करनी है तो प्रतीक सर का आप हिस्ट्री कोर्स देख लीजिए, दैट विल सेव योर टाइम एंड सर एफर्ट। यहाँ हमने लिए हुए यूट्यूब के ऊपर भी पढ़ा हुआ है, कोई दिक्कत ही नहीं है सर उतना। जी सर, उसी तरह एडवांस जो किताबें हैं और जो 2 और चीजें आती है उस हाँ, पर पोस्ट आपको- इंडिपेंडेंस और वर्ल्ड हिस्ट्री में सर दिक्कत ये है कि 3-3 सवाल आते हैं ज्यादा से ज्यादा। पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए एक एनसीईआरटी आती है, कम से कम वो समझ लोगे तो भी अच्छा रहेगा, जिसका नाम है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस स्टैंडर्ड 12th की। और वर्ल्ड हिस्ट्री में भी सर यही थीम है, अर्जुन देव की एक पुरानी किताब आ जाती है द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन, वो देख लीजिए, उतना बहुत हो जाएगा। और बाकी सर हमारा कोर्स है और यहाँ पे वीडियोस भी हमने बहुत हाँ, सारे मतलब बनाए हुए हैं। पावर पॉइंट नोट्स मटेरियल सर का कॉम्प्रिहेंसिव, सर। वो आपकी टाइम और एफर्ट समझिए। ऐसा नहीं कि हम पढ़ा रहे तो हमारे मटेरियल से यूपीएससी पूछ रहे, यूपीएससी किताबों से पूछ रहे, पर उसको कंसोलिडेट करके कोचिंग का काम क्या है, एक आपका टाइम बचाना, दूसरा आपको डिसिप्लिन देना, कम समय में कम अटेम्प्ट में आप चीज़ों को क्लियर कर सके, तो दैट विल हेल्प यू। और प्रतीक सर की खास बात यह है, बिखरा बिखरा नहीं, खुद से आपको कॉम्प्रिहेंसिव चीज़ें देते हैं, उसके कारण थोड़े बदनाम भी हैं, खासकर रेडिट और टेलीग्राम और ये सब पे आप, वरना आप समझो या तो फी लेके आदमी कहे कि मैं पढ़ाऊंगा नहीं, या फिर फी देके अकाउंटेबिलिटी है। तो सर आप क्या बता रहे थे, 21 क्वेश्चन में से करीब कितना? तकरीबन 14 से 15 सवाल सर अटेम्प्ट हो सकते हैं, और मेरे पास उसके प्रूफ भी है। मतलब वी डोंट वांट टू गो इनटू दिस काइंड ऑफ प्रमोशन की भी हमारे से, पर जो आप चीज ने आपने कहा ना कि जो कैंडिडेट 2000 घंटे में नहीं कर पाएगा ना, हम यहाँ 200 घंटे में करके देंगे,
और सर हिस्ट्री इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 6 सब्जेक्ट्स, हम्म। एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। और जैसा आपने कहा कि प्रीलिम्स और मेंस पूरा का पूरा अगले 5-6 महीने में कराएंगे, मेरा भी यही साइकिल होता है। मैं जून से शुरू करता हूँ, दिसंबर तक आते आते ये 6 के 6 सब्जेक्ट का पूरा साइकिल घुमा देता हूँ। एंड मार्क माय वर्ड्स, जो भी कैंडिडेट यहाँ से समझ के जाता है इतिहास, उसको वो कहीं पीछे नहीं जाता, क्योंकि वो लॉजिक, बाय एलिमिनेशन, बाय फैक्ट्स, ही इज एबल टू सॉल्व मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस। जी सर, इसके बाद के सब्जेक्ट्स पर मैं आपको जल्दी से बता दूं। साइंस टेक्नोलॉजी, राइट सर। देखिए साइंस टेक्नोलॉजी में चीज़ ये है कि जो क्लास 11-12 का पहले पूछने का रिवाज था, वायरस है, आर्टिफिशियल रेन है, बायोटेक्नोलॉजी है, इस बार हमें देखने को नहीं मिला। इस बार साइंस करंट सेंट्रिक ज़्यादा था, पर उनको ऐसा करंट सेंट्रिक की 2024 की घटनाएं आपको 26 में पूछी गई, और मोस्टली वो ऐसी चीज़ें हैं जो द हिंदू से डायरेक्टली उठाया गया है। अब इसका सोर्स मैपिंग करके यूपीएससी कितना महान है, ये सब बातों में हम नहीं जाएंगे। अल्टीमेटली इसका एक ही सॉल्यूशन है, वन स्टॉप सॉल्यूशन है, सौरभ पांडे सर। क्योंकि आप एक तो डेली न्यूज़ एनालिसिस पढ़ाते हैं, उसका मटेरियल कंपाइल करके कॉम्प्रिहेंसिव कंसोलिडेटेड फॉर्म में, चाहे करंट अफेयर्स हो चाहे साइंस टेक्नोलॉजी हो, आपको वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उन्होंने जितना मटेरियल दिया, जितना लेक्चर्स में पढ़ा, उसको आप मेमोराइज करें। दैट विल हेल्प यू कवरिंग अ गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम साइंस टेक्नोलॉजी। तो इसमें मतलब अब इतना सा रैंडम है कि उसको एक एक सैंपल क्वेश्चन दिखा के डराने का कोई मुझे मतलब लगता नहीं है। आप स्वीकार करो कि वो थोड़ा हैवी पूछते ही हैं, लेकिन आपको करना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह अब चीज़ें अगर डिफिकल्ट हो रही है तो आप कितना भागते फिरोगे। देन अदर थिंग इज करंट अफेयर्स। अब आप समझिए करंट अफेयर्स डेली, आप उसकी इतना मत समझो कि जीएसटी 2017 में आया तो 2017 से तो हम करंट अफेयर्स नहीं पढ़ रहे। मान लीजिए 25 में फिर से कुछ घटना हुई कि आप जानते हैं जीएसटी 2.0 आया कि जिसमें स्लैब्स को रैशनलाइज किया गया, तो तब कुछ आया होगा। तो 26 में अब मान लो मेंस में पूछा जाए तो एटलीस्ट 2 साल का जब आप कवर कर रहे हैं तो पिछले 10 साल का भी अपने आप कवर हो ही रहा है, क्योंकि वो चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं। अनअकैडमी में अच्छी बात यह है कि एजुकेटर्स खुद से जिम्मेदारी लेके वो कोर्स में कवर कर ही देते हैं। कि ऐसा नहीं कि सुदर्शन सर ने कहा कि मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ तो वो तो पढ़ ही लिया आपने एनसीईआरटी, और उसके ऊपर भी जितनी जीसी लियोंग से लेके एडवांस किताबें, उसके बियॉन्ड लाइक प्लेसेस इन न्यूज़, एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन, डिजास्टर, माइग्रेटरी बर्ड्स, मिनरल, सब कुछ हो गया। तो देर इज 1% टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अब ऐसा मत को करंट अफेयर्स इज अ सेपरेट सब्जेक्ट, एंड ऑफकोर्स उसकी भी हमारे एजुकेटर हैं ही सौरभ सर, बट बहुत सारी हैवी लिफ्टिंग सब्जेक्ट टीचर्स खुद से कर देते हैं। चाहे उसी तरह ये यूनेस्को के साइट जो अभी आसाम वगैरह के पूछे गए, प्रतीक सर हर साल सीरीज निकालते हैं, मटेरियल देते हैं, या करंट अफेयर्स के नाम पर पॉलिटी में तो सर रोज ही कुछ आता है, चाहे सीए, एनआरसी, जजमेंट, ये भारतीय न्याय संहिता, 0 एफआईआर और बहुत सारी चीज़ें। सिद्धार्थ सर वो अपने कोर्स के अंदर एम्बेडेड है, मतलब इट इज कॉन्स्टिट्यूशन थियरी अबव एंड बियॉन्ड थिंग्स, मैनी थिंग्स। और उसी तरह मैं जब इकोनॉमी पढ़, जीएसटी, इन्फ्लेशन, रेपो, करेंसी, एक्सचेंज, टैरिफ, वो सब कुछ है ही। तो पहले आप ये कोर्सेज कंप्लीट करिए, सब्जेक्ट कोर्सेज कंप्लीट करिए, जो 4 मेन चीज़ें, सब्जी रोटी दाल चावल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, पॉलिटी, गवर्नेंस एंड इकोनॉमी, तो काफ़ी सारा आपका हो ही जाएगा। उस पर आप ना करें। बाकी रेकमेंड करने में द हिंदू देख सकते हैं, ऑल्टरनेटिव में इंडियन एक्सप्रेस देख सकते हैं, हिंदी माध्यम वाले जनसत्ता वगैरह देख सकते हैं। बट माई प्रॉब्लम इज जिस टाइप का साइंस टैग वो पूछ रहे हैं, वो बेसिकली द हिंदू से ही उठा के पूछ रहे हैं। तो उसके कंपाइलेशन, उसके जो पढ़ाने वाले टीचर हैं उनसे आप करिए। मैं हिंदी मीडियम से हूँ और ये सब की आपकी, तो आपको उसके ऊपर उठना होगा इफ़ यू वांट टू सक्सीड। मंथली मैगजीन भी अनअकैडमी आर्टिकुलेट है, जिसमें हम ये चीज़ों को कवर करते हैं। पूरे साल के भी 2 साल के कवरेज PT 730, आप इंटरनेट पे गूगल सर्च करना, इन सब चीज़ों को आपको मिल जाएगा। करंट अफेयर जो प्योर करंट अफेयर्स है, वो कैसा कि ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में क्या हुआ, अब ये असल में सॉल्व करना बहुत मुश्किल है, सिवाय कि टेनिस आपका हॉबी है, या फिर कि ये अब ऐसी छोटी छोटी फिल्में, फिल्मों का बाफ्टा और उसके क्या डायरेक्ट किया, ये असल में समझो इसमें कोई तुक्के भी नहीं लग सकते, इसको स्किप ही करना होता है। और ये हर साल ऐसे सवाल होते हैं, तो दिस टाइप ऑफ करंट अफेयर्स नीड नॉट वेस्ट टाइम इन दैट। और उसके चलते आप ये कहें कि देखो बहुत विचित्र पेपर है, और भाई तो कोई तो सिलेक्ट हो ही रहा है, और वो सिलेक्ट जो हो रहा है वो ये सब में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है। लास्टली देयर इज सीसेट। सीसेट में देखिए मैथ्स, रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, 3 चीज़ें। पहले आसान था, फिर इन्होंने का पासिंग मार्क 33% लाने हैं, लेकिन उसका खुन्नस निकालने के लिए डिफिकल्टी ऐसी कर ली कि वो लाना मुश्किल हो गया है। बुक लिस्ट मटेरियल वगैरह में मधुकर सर इज़ वन स्टॉप सोल्यूशन, जो हमारे इस अनअकैडमी प्रोग्राम का हिस्सा है। उनका कोर्स वो आप पूरा कंप्लीट करें, लाइव लेक्चर्स में कंप्लीट करें, तीनों चीज़ वो कवर कर रहे हैं, उसकी वर्कशीट दे रहे हैं, PYQ सारा मटेरियल दे रहे हैं। क्योंकि अब समझो वो एकदम कैट लेवल का यूपीएससी आजकल सीसेट पूछता है, तो उसका ये प्रश्न देखो और उसको देख के मैं आपको डरा हूँ, तो आप समझ लो कि वो ऐसा ही है। मधुकर सर ही क्यों,
बाकी कोई टीचर क्यों नहीं, क्योंकि ये कैट के फैकल्टी रहे हैं, उसके प्रतिष्ठित क्लासेस में इन्होंने सेवा दी है वो। और फिर अब यूपीएससी में हम, क्योंकि अनअकैडमी में समझो ऐसा नहीं कि एसएससी रेलवे का कोई भी टीचर ला के ये स्पीड टाइम डिस्टेंस का बेसिक करा दिया 10-15 घंटे और कोर्स बन गया रिकॉर्डेड सस्ता वाला आप ले लो। नो, हैवी वेट टीचर्स आर यूज्ड ताकि आप असल में चीज़ें क्लियर कर सके। और मधुकर सर भी उन्होंने लिख के दिया है कि इस बार जो भी 80 क्वेश्चन होते हैं सी सेट में, तो 35 प्लस तो मैनेज हो ही रहे हैं उन्होंने जो भी पढ़ा है उसमें से, और जिम्मेदारी के साथ वो बोल रहे हैं। उनकी भी पूरी आंसर की एनालिसिस दी हमने लेट्स क्रैक हिंदी पर, आप देखिए। अब ये तो एक बात हुई, उसके अबव एंड बियॉन्ड मेंस की बात है, चाहे मेंस पेपर 1 हो हिस्ट्री सोसाइटी ज्योग्राफी, मेंस पेपर 2 हो पॉलिटिक गवर्नेंस आईआर, मेंस पेपर 3 इकोनॉमी एग्रीकल्चर साइंस टेक एनवायरमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट इंटेलिजेंस सिक्योरिटी, पेपर 4 एथिक्स निबंध ऑप्शनल लैंग्वेज। इस पर हम एक अलग से स्ट्रेटेजी वीडियो बनाएंगे, इसी के अंदर सब डालेंगे तो यू विल बी ओवरवेल्म्ड। पहले इतना चार जो थाली में उतनी चीजें आप कवर करें, दैट इज आइडियल। मेंस आंसर राइटिंग का लोग रोते रहते हैं, पहले तो आप प्रीलिम्स और मेंस का कंप्लीट करो सिलेबस, उसके सेक्शनल एमसीक्यू में ढंग के मार्क लाओ, क्योंकि वही फैक्ट्स आपको वापस वहां पर यूज करने पड़ते हैं जब आप मेंस का जवाब लिख रहे हैं। न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत 6-8 महीने की हो आपकी। सप्लीमेंट्री रीडिंग के नाम पे जो सिद्धार्थ सर बता रहे थे 11-12 की पॉलिटिकल साइंस सोशियोलॉजी ये सब, या फिर क्लास 10 की वर्ल्ड हिस्ट्री कोल्ड वॉर और आगे का बहुत कुछ, तब जाके यू आर इक्विप्ड। तो उसको दिखा दिखा के डरा डरा के वो चीज़ों पर, ऑफकोर्स यू हैव टू डू दैट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। पर जो बेसिक फाउंडेशन लर्नर्स हैं जो आगे के 28-29 की तैयारी के पहले, भाई आप बेसिक चीज़ों को तो कंप्लीट करो, वो सब शाइनिंग टॉयज के पीछे आप ना भागे। और जहाँ तक टाइम बचाने की बात है, एफर्ट बचाने की बात है, अनअकैडमी इज विथ यू। ऑफर्स तो आते जाते रहते हैं, मेरी आपको सलाह है चारों एजुकेटर्स के आप प्रोफाइल सर्च करें, उसके फ्री स्पेशल क्लासेस देखें तो भी आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। और बाकी तो आपको कोर्स ज्वाइन करने वगैरह के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि यहीं पर हमने ये सारा आंसर किया और बाकी एनालिसिस किया है, और आगे भी हमारे जो जो सेशन आएंगे यहाँ पर आने वाले हैं। ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक।